रियल व्यूज़ और ये फेक व्यूज़, ये क्या चीज़ है? मैं रिव्यूज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी गाड़ी के लॉन्च में जाते हो ना, आप उस गाड़ी के बारे में अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। प्री ओन्ड मार्केट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $75 बिलियन बाय 2027। किस चीज़ से इतना ज़्यादा फ़र्क आया है इस मार्केट के ऊपर? आपने देखा होगा कि जो प्री ओन्ड मार्केट भी है ना, वो जो मेन उठी है ना, जो ये आपकी ये हाई एंड लग्जरी गाड़ी है ना, इनकी वजह से ज़्यादा उठी है। जो आपके यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट तो कहीं से निकालना ही है, तो फिर आई प्री ओन्ड मार्केट। कि कितनी सच्चाई है कि हर 3 महीने में गाड़ी नहीं आ जा रही है एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए? कोई इंडस्ट्री या कोई चीज़ अगर ऐसे बूम करे और उसमें स्कैम ना हो। ईवी को लेके आपका क्या टेक है? अगर मैं समझूँ ईवी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा एक टॉपिक हो गया आज के टाइम पे कि ईवी। भाई डस्टबिन का है। यूके 07 की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बिल्कुल नेगेटिव ही कर दिया था। कबाड़ा गाड़ी है, सर्विस ही नहीं है, महिंद्रा वालों को फ़ोन कर रहे हैं। क्या ईवी का इतना बड़ा ड्रॉबैक है जितना लोग दिखा रहे हैं? भाई देखो, जैसे अभी आपने बताया ना कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है वीडियो ही तो बना रहा है, लोगों को हलवा लगता है वीडियो बनाना। क्या इसमें इतना पैसा एक्चुअली है जो लोग आ रहे हैं कि भाई हमें भी आना है, बोलना है, भाई हमें भी फेस बनना है, ब्रांड का फेस बनना है? इतना पैसा है इस फील्ड में? भाई एक कंट्रोवर्सी यार मेरे सुनने में आई थी रिसेंटली, जो हुई थी। हमारे अपने प्यारे अरुण पवार भाई हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई, चाहे वो व्यूज़ के लिए बोल लो। तो उन्होंने क्या था, स्कॉर्पियो क्लासिक, उस पर उन्होंने 21 नेगेटिव काउंट कराए। मैंने उस पर एक काउंटर पे वीडियो बनाई। अब उसमें लोग आ रहे हैं, उनके सपोर्टर कमेंट कर रहे हैं कि तू तो अरुण पवार के नाम पे व्यूज़ ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। भाई तुम्हें जो लगता है तुम्हें लगे, मैंने वीडियो बनाई, मेरे को अच्छा लगा, अब तुम्हारे जो बसी हो तुम वो कर लो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ फ्रेम बाय फ्रेम। आज हमारे साथ जो मेरे भाई बैठे हैं, इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो ही इज़ एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट। इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। प्लस इज़ एन एक्स ब्रांड मार्केटर ऑफ गो मैकेनिक। तो आज इनके साथ हम लोग बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, फ्रेम बाय फ्रेम जानेंगे कि क्या जर्नी रहती है। और इवन जो लोग ये चीज़ें परस्यू करना चाहते हैं या जो ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट के काम में आना चाहते हैं, उनके लिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो बेटर लोग कर सकते हैं आने से पहले, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करी जाएगी। तो मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे दोस्त से। वेलकम ऑटोफिट टीवी भाई, ए रुमान भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू नीरज भाई। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखेंगे आज अच्छे से बात करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी अभी तक मेरी जर्नी रही, जो भी सब कुछ अच्छे से आपकी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को अच्छे से एक एक चीज़ बताएंगे कि असल में इस इंडस्ट्री का सच है क्या। और बाकी आपका सेटअप बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर आके सही चीज़ें बता रहे हैं। लोग बात भी करते हैं बट इतना खुल के बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। और आप इस चीज़ में रहे हो और मैंने ये चीज़ देखी है, लाइक बीइंग अ फ्रेंड ही मैं ये चीज़ें समझाऊँ, तो मुझे ये मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी ऑडियंस है उसको सच पता चले कि क्या चल रहा है, क्या सच्चाई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेके। तो वो मैं सारी चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा आज। शुरुआत करते हैं थोड़ा इस चीज़ के ऊपर कि भाई ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखो, सबसे पहले तो ना अब स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं कि मेरा इंटरेस्ट गाड़ियों में आया कहाँ से, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, तो स्टार्टिंग में देखो, अब जब एक इंसान, एक बच्चा होता है छोटा, हुँ। तो उसको बचपन में जब वो खेलता है, बड़ा होता है, तो उसके घर वाले उसको दो चीजें गिफ्ट करते हैं बचपन में। या तो तुम्हें एक बैट ला के दिया जाता है, बिल्कुल। जो कि एक इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी, या बैट ना भी ला के दे पेरेंट्स, हुँ। तो उसको जो भी मिलता है, जिससे मम्मी हमारे कपड़े धोती से कुछ करती है, वो बैट ही बना लेता है उसको, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज है कि एक गाड़ी ला के दी जाती है आपको, हुँ। रिमोट वाली गाड़ी होती है। या जैसे मैं आपको ना एक फोटो दूंगा, आप यहाँ लगा देना फोटो, मेरे बचपन की फोटो, छोटी सी। मेरे को एक रेड कलर की गाड़ी पापा ने गिफ्ट की थी जब मैं कितना 2-3 साल का था। तो वहां से ये लगा लो शौक वहां से शुरू हो गई, भाई गाड़ियां पसंद आने लग गई। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम में अगर पीछे जाए ना, बताता आपको कि मैंने गाड़ी असल में चलानी सीखी कैसे। मैंने चोरी से गाड़ी चलानी सीखी अपने पापा से। तो हमारे पास 2009 या 10 में हमारे पास एक गाड़ी होती थी, हुँ। सेंट्रो। हमने सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी, सेंट्रो 1999 मॉडल था वो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, पापा ऑफिस जाते थे, जिस दिन पापा गाड़ी नहीं लेके गए, उस दिन मेरे मजे भाई। हुँ। मम्मी को मैंने पटाया, मम्मी मेरे को चाबी दे दो गाड़ी की, और मैं जाके गाड़ी में बैठ रहा हूँ। मम्मी वहां खड़ी रहती थी दूर से, मतलब वो सामने नहीं आती थी, मेरी मम्मी वहां दूर से खड़ी होकर देख रही है भाई कर क्या रहा है। तो मैं वहीं पे गाड़ी चाबी लगाई, गाड़ी थोड़ी सी आगे करी, गाड़ी थोड़ी सी पीछे करी। एज क्या होगी उस समय? उस टाइम भाई देखो, एज थी मेरी 12-13 साल के आसपास एज थी मेरी उतनी, ठीक है। तो मतलब देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि इतनी एज में आप, बट ये था कि वो रोड नहीं थी,
बंद एक सोसाइटी थी जहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस था, तो मैं वहां पे सीख लेता था। मतलब वो भी नहीं कि चला रहा हूँ, बस थोड़ी बहुत आगे पीछे कर लेता था, ठीक है। जो कि हर एक बच्चे को या हर किसी को रहता है कि भाई ये गाड़ी चलानी आ जाए एक बारी तो मजा ही आ जाए तेरा। हर दूसरे बच्चे की यही कहानी है कि यार चुपके से गाड़ी निकाल ली है या चुपके से चले गए हैं, फिर एक दिन कभी पकड़े जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पिटे भी हैं, वो सारी चीज़ें रही है। तो भाई फिर अब देखो जैसे हम ये वाली बात कर रहे हैं, हम में रहते तो एक तो हमें दिल्ली से, अब दिल्ली वालों में तो रहती चूल है कि भाई गाड़ी लगा ले, गाड़ी चलानी आ गई, बढ़िया बेस ट्यूब लगवा ली, उसमें गाने सुन रहे हैं और मस्त चला रहे, गेड़ी मार रहे हैं, शीशे खोल के लोगों को बाहर आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। हाँ तो ये हुआ। फिर वहां से मैंने गाड़ी चलानी सीख ली, 2020 आया, 21 आया, 22 आया, तो मेरा 2020 से मन था कि जब सब यूट्यूब पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो वाई नॉट मी, मैं भी कुछ करूंगा। तो फिर 2020 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, तो 2023 में मतलब आफ्टर लॉकडाउन कोविड सब चीज़ों सब के कुछ बाद हो गई। तो हाँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा ना, अभी मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा पढ़ाई में भी था उस टाइम पे। पढ़ाई में तो क्या ही था कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए, मस्त और बढ़िया। दूसरा सपना हर दूसरे इंडियन फैमिली का यही है, ठीक है, कि या तो पढ़ाई करके कुछ अलग कोई फील्ड या तो प्रोफेशनल फील्ड पकड़ ले, नहीं तो यार गवर्नमेंट जॉब तो है ही है। वो तो एक टिपिकल सोच है। मतलब मैंने करी, देखो तैयारी वैयारी करी, बट अब नहीं हो पाया तो क्या करे भाई। घर घर की कहानी है। घर की कहानी है, वो वाला हो गया कि हम्म, मतलब सो क्लोज येट सो फार, मतलब पहुंचे वहां तक बट वो जो चीज चाहिए थी वो नहीं अभी मिल भी पाई। बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर, बहुत दूर है भाई। तो अब मैंने फिर सोचा कि यार, और मेरे को ये भी था कि मेरे को भाई कंटेंट बनाना आता तो है नहीं, क्या करूंगा फिर। बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीखा, चीजें समझ आई। तो 2023 में मार्च, 21 मार्च में जाके मेरा चैनल बना था। अच्छा। तो ये जर्नी रही, थोड़ी सी खींच दी मैंने, बट कोई बात नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल यार, थोड़ा इन डेप्थ बताओ। और ये शो का हमारे फॉर्मेट ही ऐसा है भाई, हम फ्रेम बाय फ्रेम चीज़ें समझना चाहते हैं, जो काफ़ी चीज़ें हैं ना जो यार अनटच्ड रह जाती हैं। यही जो मेरा मेन इस शो से एक मेन, जो अगर मैं कहूँ कि मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं चाहता हूँ कि फ्रेम बाय फ्रेम उन चीज़ों पे बात हो और ग्राउंड लेवल से ना काफ़ी सारी चीज़। यार देखो कुछ थोड़ा सा लोग एग्जैजरेट करते हैं एक टाइम के बाद कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, सपने तो देखना आसान होता है, बट जो साइड बाय साइड अगर जीते हुए चल रहा है ना, उसकी जर्नी समझना ज़्यादा मज़ा आता है कि यार वो ना एक अलग क्या है। तो उसमें यही वाली चीज है कि देखो, अब आप कोई यूट्यूबर या कोई बंदा इंडिविजुअल फेमस हो गया ना, उसके बाद उसको सब देख लेते हैं। उसके बाद उसकी अगर वो छोटी से छोटी चीज भी दिखाएगा ना, सब देखना पसंद करेंगे। बट उसके पीछे जो उसने हार्ड वर्क करा है, सब चीजें करी हैं, जो उसको फेलियर मिले हैं भाई, वो कैसे, वो कौन देखेगा। तो अब यही आपका शो का, जो आपने मेरे को बताया था, हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, तो आज सब चीजें खोल के रख देंगे, बढ़िया। तो भाई अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये वाला आपकी यूट्यूब इंडस्ट्री ऐसे, चलो यूट्यूब में आपने करियर ऐसे शुरू किया, गो मैकेनिक के पीछे अगर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँ कि हाउ यू एंटेड गो मैकेनिक, या कैसे चली ये सारी चीज़ें, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा बात करना चाहें। मेरे को 1 साल हो गया था अपना खुद का कंटेंट बनाते हुए। तो उसमें मतलब वो था कि थोड़ा कि ऑन एंड ऑफ चल रहा था। 2023 से मैंने स्टार्ट करा, पूरा 2023 गया। फिर 2024 में मार्च में मैंने वहाँ पे कुछ तो एक वो निकली थी, ओपनिंग थी, मैंने वहाँ ज्वाइन करा था गो मैकेनिक में एज अ कंटेंट राइटर। जबकि मुझे इतना कोई था नहीं, बस मुझे ये था कि देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरे को इस इंडस्ट्री में कैसे भी करके एंट्री लेनी थी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा, बट फिर वहाँ पे मेरे को टीम इतनी अच्छी मिल गई, और मेरे जो वहाँ पे जितने भी टीम मेंबर्स थे, जो सीनियर्स थे, वो मेरे को भाई इतने अच्छे मिल गए। उन्होंने मेरा काम देखा, मैंने उनको ऑटोफिट टीवी दिखाई जाती है, देखो मेरे को कंटेंट राइटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ये कंटेंट है, देखो ऑटोफिट टीवी मैंने ऐसे ऐसे ग्रो करा है, मुझे आप प्लीज सोशल मीडिया में ले लो, और मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएट करना है गो मैकेनिक के लिए, ठीक है। तो एज अ कंटेंट राइटर गया, फिर एक कंटेंट क्रिएटर बना, फिर वहाँ का उनका मैंने ब्रांड मार्केटिंग का काम संभाला। तो मतलब 1 साल की जर्नी मेरी ऐसी, काफी अप्स एंड डाउन्स आए, काफी कुछ सीखा मैंने वहाँ पे लोगों से, और ऐसा था भाई। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली जो फील्ड है जिसमें हम अभी पर्टिकुलरली कर रहे हैं, जो आपका ऑटो जर्नलिज्म का काम है, इसके बारे में अगर मैं पूछूं कि जैसे जो लोग नए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि देखो एक फील्ड के सैचुरेशन पॉइंट आता है, हर एक फील्ड की एक सैचुरेशन पॉइंट होती है, तो अभी आपको क्या लगता है कि यार ये अभी थोड़ी रहती है और ज़्यादा एक्सप्लोर होनी, या अगर मैं कहूँ जो लोग नए आना चाहते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो अपने आप को कहाँ देखेंगे इस फील्ड के अंदर, पर्टिकुलरली अगर मैं ऑटो जर्नलिज्म की बात करूँ तो? देखो, अब जैसे कंटेंट क्रिएशन की हमने बात करी, हाँ। उसी का ही मैं, मेरे हिसाब से क्या है, कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट आपका ऑटो जर्नलिज्म है, ठीक है। अब पहले चलो कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं कि मान लो किसी और कंटेंट क्रिएटर बनना है इन फ्यूचर, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है, किसी और चीज में भी बनना है, तो देखो हर चीज का ना एक वो सैचुरेशन पॉइंट आता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अब देखो, अब तक जैसे वो चल रहा था बहुत ज्यादा कि
लोग अपने चैनल पे खुद वीडियोस बनाते थे, ब्रांड्स आती थी, आप उनको प्रमोट करते थे। एक टाइम वो चला बहुत ज्यादा, बहुत उसका पीक आया, अब वो डेड हो चुका है बिल्कुल। अब वो आपका वाला चल रहा है यूजीसी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, आजकल बहुत ज्यादा यूजीसी चल रहा है, बट वो भी मुझे लग रहा है उसका भी एक बस बहुत जल्दी एंड आने वाला है, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया ना, हर ब्रांड अब उसी के पीछे भाग रहा है, उसी के पीछे भाग रहा है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा की, पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं। कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं लोग, बट ब्रांड पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं है। पैसा आएगा कहां से, जब इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हो जाएंगे, सभी यूजीसी बनाएंगे, सारी ब्रांड्स ही पागल हो जाएंगी, बस हमें यूजीसी यूजीसी एक ही चाहिए, चीज के पीछे हो जाएगी, है ना। अब लोगों को असली यूजीसी का मतलब ही नहीं पता है। यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी, विच इज बेसिकली जब एक बंदा जो एक्चुअली मेरा काम देख चुका है या मेरा क्लाइंट रह चुका है या उसने एक गाड़ी खरीदी है और वो यूज कर चुका है, अब वो अपने तरफ से जब रिव्यू डाल रहा है ना और वो बता रहा है उस चीज के बारे में, दैट इज यूजीसी। कोई यूजर जो यूज कर चुका है वो अगर आपकी किसी चीज के बारे में रिव्यू दे रहा है, वो यूजीसी कंटेंट है। जो हम लोग बनाते हैं ना, जो अगर मैं बैठ के अपनी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, वो होता है ब्रांड क्रिएटेड कंटेंट, बीसीसी। लोग बहुत लोग नहीं भी लोगों को जानते, पता भी नहीं है बट इसके बारे में क्या चीज़ है। हाँ, ये एक डिफरेंस है। और बीइंग इन इस वाली इंडस्ट्री में मैं हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में, तो मुझे ये चीज़ समझ में है, लोगों को समझना भी चाहिए। लोग कहते हैं यार यूजीसी कर दो, यूजीसी वो नहीं है, यूजीसी यूजर बनाता है ब्रो, ठीक है। जो बंदा यूज कर चुका है उसे यूजीसी कहते हैं, जो आप बना रहे हो वो ब्रांड क्रिएटेड कंटेंट है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। जो कि आजकल लोग इन्फ्लुएंसर से करवाते हैं, बट इन्फ्लुएंसर से भी वो करवाते हैं क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं क्या बोलना है। प्लस एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही है, क्योंकि आप भी यही काम कर रहे हो और काफ़ी लोग यूजीसी की फील्ड में घुस रहे हैं, क्या इसमें इतना पैसा एक्चुअली है? जो लोग आ रहे हैं कि भाई हमें भी आना है, बोलना है, भाई हमें भी फेस बनना है, ब्रांड का फेस बनना है, इतना पैसा है इस फील्ड में? भाई देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो कि मेरे से काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स हैं मेरे से सहमत करेंगे इस बात पे। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है वीडियो ही तो बना रहा है, लोगों को हलवा लगता है वीडियो बनाना है। लोग, क्योंकि ये अब लोगों को लगता है कि ठीक है सामने आना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं क्या हो गया, अब एक वो बन गया है कि यार हर कोई तो आ रहा है कैमरे पे, क्या है, थोड़ा सा एक दो बारी की झिझक है, उसके बाद तो आ उसके जाएंगे बाद हो कैमरे जाता है। पे। बट आप वहां सामने आके कितने फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हो यार, आपकी बात में कितना दम है, कितना ट्रस्ट कर पा रहे कितना हैं लोग ट्रस्ट, आपको। हाँ। और आपकी बातों में ब्लफ तो नहीं हो रहा, मतलब मेरी बात अगर किसी के सामने तक जा रही है तो क्या वो इतनी ऑथेंटिक है कि बंदा मेरी बात पे ट्रस्ट करेगा? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर कोई बंदा इस फील्ड में आ रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूंगा कि जो भी लोग चाहते हैं आना, पैसा है कि नहीं है इसके ऊपर तो ज़रूर हम एक बारी बात करेंगे, बट ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि भाई अगर आप आओगे ना तो रियल हो क्या हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नहीं बिल्कुल रियल आपका एक वो चीज़ दिखनी चाहिए कि नहीं यार इस बंदे का ये चेहरा है और ये अगर बोल रहा है ना तो इस पर मैं ट्रस्ट, ये इतना ट्रस्ट वर्दी है कि इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ब्लाइंडली। एक ये चीज़ ज़रूरी है। अब थोड़ा सा अगर मैं जानूँ कि पैसा क्यों नहीं है यार? भाई देखो, मैं बताता हूँ क्या सीन है ना, कि यूजीसी में आप तो बना रहे हो, आप कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट क्रिएटर बन गए हो, आपने चलो थोड़े बहुत फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, ब्रांड की नज़रों तक आप पहुंच गए हो कि ये एक बंदा है कंटेंट क्रिएट कर रहा है। बट ब्रांड की जो थिंकिंग है ना, चलो मान लो बड़ी ब्रांड छोड़ दो, छोटी ब्रांड्स हैं, कोई स्टोर्स हैं, कोई एलॉय स्टोर्स हैं, कोई एसेसरी स्टोर है, कुछ भी XYZ, उनके जो, मैं यार किसी को डायरेक्ट हेट नहीं दे रहा या कुछ नहीं कर रहा, बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, आज भी उनकी सोच ऐसी है कि ये वीडियो ही तो बना रहा है, 500,000 रुपये दे दो वीडियो बना देगा, ये चक्कर है। और इसमें कहीं ना गलती बताऊं किसकी है? एक तो जो बंदा करवा रहा है, बंदे कम पैसे दे रहे हैं, वो तो गलती है ही है। मुझे पता एक मैं किस पे आ रहे हो। सबसे बड़ी गलती मानता हूँ कि जो क्रिएटर, जो लोग बना रहे हैं ना एक्चुअली, हाँ। जो सामने आ रहे हैं कि हाँ। हाँ हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, हम कर देंगे, मार्केट सबसे ज्यादा खराब वही लोग कर रहे हैं। आप अपने लिए ही अपना गड्ढा खोद रहे हो। अगर बिल्कुल। आप सोच रहे हो ना कि नया नया आया हूँ मार्केट में, कम पैसों में काम कर देता हूँ, भाई अगर आपने कम पैसे में 5,000 रुपये में आप 50,000 की चीज़ दोगे ना, वो बंदा 5,000 रुपये रखेगा आपको और वो काम 50,000 वाला लेगा, बिल्कुल। 50,000 वाला ही लेगा। वो कब तक दे दोगे आप? एक क्रिएटिव तो एक वो आएगा ना, आप जब सोचोगे कि यार अपनी फट रहा दिमाग, अब क्या करूं, बेस्ट से बेस्ट निकाल दिया है और ये पैसे तो कुछ नहीं दे रहा। जो एक, मैं तो कह रहा हूँ इसका एक बोर्ड बनना चाहिए अलग, बिल्कुल होना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर बोर्ड बनना चाहिए होना भाई। यार, MRP सेट होनी चाहिए। हाँ। ये वाली चीज का पैसा इतना, ये वाली हाँ। चीज का पैसा इससे नीचे, क्योंकि भाई आप आज नहीं समझ रहे हो, ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। अगर आप ही खुद को गिरा दो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप ये नहीं समझ, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आप ये भी डिसाइड कर लो, मैं अगर वीडियो लेके प्रीमियर पे जा रहा हूँ, प्रीमियर प्रो, तो इतना पैसा लूंगा। अगर ये मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का काम है तो इतना होना चाहिए। आप अपने आप को डिसाइड करो भाई, एक रेट रखो, एक खुद को सही पैसों, अगर उस पर वैल्यू पे नहीं बेचोगे ना तो लोग वैल्यू करेंगे भी नहीं।
ठीक है, नहीं कर रहे हैं लोग आजकल वैल्यू कंटेंट नहीं है, क्रिएटर्स की बिल्कुल भाई। नहीं है यार। भाई बहुत मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे क्रिएटर्स भी देखे हैं जो अच्छे फॉलोअर्स लेके बैठे हैं, बार्टर पे काम कर रहे हैं भाई। वो बार्टर पे मतलब, और वो तैयार बैठे हैं क्योंकि भाई इसी, मतलब क्या है ना, ये पूरा सर्कल है एक। इधर से ये चीज खराब होती है, उधर से वो ब्रांड कम पैसा कर देती है, फिर इधर से इनके पास काम नहीं होता है। अब काम नहीं होगा तो वो कुछ भी पकड़ लेंगे। एक चीज मेरे को ऑटो जर्नलिज्म के ऊपर से ही मेरे दिमाग में क्लिक हुई थी, वो ये चीज है कि यार जो अभी करंटली चल रहा है, रियल व्यूज और ये फेक व्यूज, ये क्या चीज है? मैं रिव्यूज के बारे में जानना चाहता हूँ कि जो पेड रिव्यूज चलते हैं, हाँ, ये थोड़ी सी वो बात है, बट मैं चाहता हूँ इसके पीछे भी जानना कि यार जितनी भी लोग आ रहे हैं भाई बता रहे हैं इसमें ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, क्या है इस फील्ड का? ये पेड रिव्यूज बताओ मुझे, या रियल रिव्यूज बताओ। कितने रियल है तो कितने रियल है, हाँ। और पेड है तो वो तो खैर बात ही खत्म हो गई। देखो अब आपने देखो ये टॉपिक छेड़ ही दिया तो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। देखो क्या सीन है ना, जो आपका ये ऑटो जर्नलिज्म वाली पूरी इंडस्ट्री है, चलो फिर भी मेरा चैनल तो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, बट जो और जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं, सब कुछ हैं जो भी हैं, क्योंकि आजकल ना ऑटो जर्नलिज्म में भी पहले क्या था, बहुत लिमिटेड लोग थे, बिल्कुल। गिने चुने लोग थे, है ना। अब आ गए हैं कि बहुत नए नए लड़के आ रहे हैं, छोटे छोटे चैनल हैं, सब लगे हुए हैं, कोई शोरूम्स में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब अपना लगे हुए हैं कि भाई इसी चीज में हम ग्रो कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो आपका था पेड रिव्यूज और जो रियल रिव्यूज हैं। हाँ। अब उसकी बात करेंगे। मैं अभी उस दिन किसी का पॉडकास्ट भी देख रहा था, तो उन्होंने भी बात करी थी, वो भी एक काफी अच्छे नोन ही है, ठीक है, तो उनकी बात से मैं काफी ज्यादा सहमत हूँ। तो क्या होता है, देखो अब एक पेड रिव्यूज होते हैं जो कि आपको ब्रांड है या कोई है, वो ब्रांड आपको इनवाइट करती है, हमारी गाड़ी का लॉन्च है, उसने 10 से 15 यूट्यूबर इनवाइट करे, आपको बुला लिया, पैसा दिया, आप वहां चले गए, गाड़ी लॉन्च हुई, आपको ये गाड़ी के फीचर्स हैं और आपको उस गाड़ी के बारे में अच्छा बताना है। अच्छा, बस आप उस गाड़ी के बारे में अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। ये एक्चुअली होता है? एक्चुअली होता है। अच्छा। ये सच है बिल्कुल। और किसी भी आप और ऑटो जर्नलिस्ट जो होगा उससे पूछ लेना कि ये अगर आप किसी भी गाड़ी के लॉन्च में जाते हो ना, चाहे वो कोई, चाहे आपकी वो इंडियन ब्रांड है, चाहे वो टाटा है, चाहे महिंद्रा है, चाहे वो Hyundai है, चाहे वो मारुति है, चाहे वो MG, XYZ कोई भी ब्रांड है, अगर आप गाड़ी के लॉन्च पे गए हो तो आप अपना वहां पे जाके ओपिनियन नहीं दे सकते हो। ओके, मतलब ये दिस मच बायस्ड हो जाती है सारी चीजें। हाँ। अब क्या चीज है ना, देखो भाई कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे पहले होता था, अगर हम कंटेंट क्रिएशन में आते, थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ आपको मैं, कि जो प्रमोशंस होते थे, जैसे मैं एक मान लो इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पास एक ब्रांड आई कि ये परफ्यूम है, हमारा ये परफ्यूम है, इसको आप जाके प्रमोट कर देना अपनी वीडियो में, तो डायरेक्ट पता लगता है और बंदा लिख भी देता है कि भाई स्पॉन्सर्ड बाय दिस ब्रांड, या फिर प्रमोशन है जो भी लगाया था, ठीक है। बट आजकल क्या हो गया ना, जैसे पेड रिव्यूज होते हैं तो बंदा लगाता ही नहीं है अपनी वीडियो में कि ये मैं पेड रिव्यू कर रहा हूँ, ये प्लग इन हुआ है कुछ। हाँ, जैसे मान लो गाड़ी की उन्होंने रिव्यू बना दिया तो वो बताएगा ही नहीं कि ये पेड रिव्यू है, रियल रिव्यू है, क्या है। इस चीज़ के ऊपर मैं एक बहुत सही चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे अब आई हैव बीन इन दिस डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 8 years आई गेस, और फिर उस दौरान में जो मैंने समझा ना, पहले तो ये चलता था कि लोग आते थे, बताते थे कि ठीक है इट्स अ पेड पार्टनरशिप, या बात हो रही है, हमने कुछ प्लग इन करा है, तो बताते थे कि ठीक है यार ये स्पॉन्सर है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। आजकल ना चीज़ें कुछ ज़्यादा, क्योंकि लोग समझदार हो गए, ठीक है, लोग आप एट द एंड समझ जाओगे यार इस बंदे ने पैसे उठाया तभी वो चीज़ आ रही है। इवन अब हम SEO भी करते थे पहले टाइम पे ना, जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता था, वो पहले के टाइम पर तो ये था कि उसमें मेहनत काफ़ी लगती थी कि आप धीरे धीरे करके कीवर्ड्स रैंकिंग कर करा के आप अपनी चीज़ को किसी एक लेवल तक लेकर आते हो। आज के टाइम पे क्या है कि एक आपने पूरी 1 महीने की मेहनत लगाई, आपका नाम ऊपर आ गया SEO से, अब क्या आएगा, दूसरा बंदा आएगा, वो एक अच्छा खासा बजट लगाएगा गूगल ऐड पर, अपना नाम सबसे ऊपर कर लेगा। तो ये चीज़ लोगों के माइंडसेट में आ गई है, लोग समझदार हो गए हैं, तो लोग चीज़ें ये समझने लग गए हैं कि यार नहीं, अगर इस पे स्पॉन्सर लिखा है तो इसका मतलब तो ये पैसा देकर ही काम हुआ है। किसी को नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिसिटी इस ब्रांड की है या कितना ऑथेंटिक ब्रांड एक्चुअली है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। तो अब लोग प्लग इन नहीं करते हैं, अब लोग इनडायरेक्टली खेलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अब ये भी चीज़ समझने वाली है कि इस इनडायरेक्टली गेम के अंदर भी आपको ये समझना है कि भाई इसमें पैसा लगाया गया है। इट्स नॉट दैट रियल जितना दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो सामने है ना, वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। अब इसमें वही वाली चीज़ है कि देखो, जैसे मैंने क्या नोटिस करा है, देखो मेरे को भी 2-2.5 साल हो गए हैं जो कि मैं काम कर रहा हूँ खुद से यूट्यूब पर, वैसे मैं पहले भी थोड़ा बहुत कर दिया था जो भी था। तो 2-2.5 साल में मैंने क्या चीज़ देखी, जो एक ट्रांजिशन जो आया है इस पूरी इंडस्ट्री में, कि जो एक व्यूअर है ना, उसको रॉ कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। देख रहे हो, अगर आपने भी नोटिस करो कि लोग आजकल वो नहीं चाहिए कि ज्यादा बहुत ज्यादा एडिटिंग है, बहुत कुछ है, लोगों को चाहिए बिल्कुल रॉ रख, अपनी एक एक चीज बता तू,
तेरी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो अब वही चीज सारी ब्रांड समझ गई है कि रॉ रखेंगे, बताएंगे नहीं ऐड है। अच्छा, अब ये ऑटो जर्नलिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं और रियल और पेड रिव्यूज पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर पुट ऑन करना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि कौन से ऐसे क्रिएटर, आई हैव सीन योर कंटेंट एंड और मुझे अच्छा आपका कंटेंट लगता है, आप जो भी बात करते हो यू रियली बाइफरकेट एक एक चीज़ों को आप अच्छे से बताते हो। कहीं ना कहीं वो रीज़न है कि हम आज बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से वो क्रिएटर्स हैं क्योंकि अब इससे ना लोगों के दिमाग में आएगा कि किसको देखें, किसको सुने, कौन है वो बंदा जो सच बताएगा। गाड़ी खरीदने से पहले कि जो भी बंदा स्पेंड कर रहा है ना यार, वो बड़ा मुश्किल से सोचता है एक बेस्ट चीज़ उठाऊं। मेरा 8 लाख का बजट है, मैं सिंपल मिनिमम बात करूं तो वो 8 लाख में मुझे बेस्ट क्या मिल सकेगा। लेकिन अब ये पेड रिव्यूज़, रियल रिव्यूज़ को भी छांटना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे कौन से, मैं अगर आप नाम ले सकते हो तो ऐसे कौन से यूट्यूबर हैं जो सही काम कर रहे हैं इस चीज़ में, जो सही बता रहे हैं? देखो सबसे पहले तो आप ऑटोफिट टीवी को देखो। सब्सक्राइब ऑटोफिट टीवी। सब्सक्राइब टू ऑटोफिट टीवी, ठीक है। और देखो अब ऑटोफिट टीवी किसको देखता है, ये भी तो एक पॉइंट है ना। जैसे बिल्कुल, मैंने जब स्टार्ट करा या अपना खुद का स्टार्ट करने से पहले मैं किसको देखता हूँ, तो आपने भाई मार्केटिंग देखी होगी, सब्सक्राइबर्स। बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम में सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं कि जो मेरे को, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एक नाम लूंगा मैं, जो मेरे को पर्सनली उनका कंटेंट जैसे वो बताते हैं सब कुछ। गगन चौधरी, ही इज बेस्ट इन द गेम। उनसे ऊपर भाई कोई नहीं है। ये लो माइक ड्रॉप। सच में भाई, मतलब उनका कंटेंट मेरे को इतना अच्छा लगता है। बिल्कुल, एक तो वो जैसे बताते हैं बिल्कुल रॉ रखते हैं। होने को तो बहुत सारे यूट्यूबर, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है, बट भाई मेरे को पर्सनली वो बहुत बढ़िया लगता नहीं, ये एक आपका मेरा सेम हो गया, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से उनका कंटेंट देख रहा हूँ। लाइक मैं अगर देखूँ तो मुझे 4-5 साल पहले शुरू मैंने कभी किया था उनका कंटेंट देखना। गाड़ियों से रिलेटेड मुझे कोई भी क्वेरी होती है, मैं ज़रूर उनका कंटेंट देखता हूँ। और जिस तरीके से वो बताते हैं ना यार, वो खोल के रखते हैं सामने कि यार ये रियलिटी है। अब देखो, सब चीज़ें एक जैसी नहीं, 5 उंगली बराबर नहीं है। किसी को वो चीज़ अच्छी भी लगती है, किसी को बुरी भी लगती है। बट मेरे हिसाब से वो बंदा ठीक, एक जो बहुत हद तक चीज़ें आपको सही बता देते हैं कि भाई ऐसे 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 ज़रूरी है। और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, बट ये एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल मुझे भी है। और लगता है अगर कि जैसे हाँ। मैं एक और नाम लूं, अगर ये मान लो किसी को हिंदी में ना देख के इंग्लिश में रिव्यूज देखने, तो वो है हमारे फैसल खान, फैज बीम, अगर ओके। आपको बताओ। हम्म। वो भी बेस्ट कंटेंट है उनका। वो इंग्लिश में है, अगर जिसको इंग्लिश में देखना पसंद हो वो उनको देख सकता है। अच्छा, ये इवन कंटेंट क्रिएशन से मैं अगर शिफ्ट हूँ तो ये वाली जो मार्केट दूसरी एक तैयार हो रही है हमारे सामने, मैं इसके ऊपर बड़ा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा दिव्य दृष्टि दें आप अपनी, कि जो ये प्री ओन्ड कार्स की जो मार्केट चल रही है अभी। देखो, अब अगर आप प्री ओन्ड की बात करें ना, तो आजकल मतलब मैंने और आपने नहीं, लोगों ने भी बहुत ज़्यादा नाम सुन लिया होगा प्री ओन्ड मार्केट का। और खासकर ये 2021-22 से ना, जब से थोड़ा सा हमारे और बाकी यूट्यूबर भाई थोड़ी प्री ओन्ड गाड़ियाँ खरीदने लग गए हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ से थोड़ा लोगों ने ज़्यादा नाम सुन लिया कि प्री ओन्ड मार्केट बेसिकली है क्या, कि आप एक नई गाड़ी ना खरीद के 40-50 लाख रुपए बचा के, अगर मान लो 1 करोड़ की गाड़ी है, आप एक 60-70 लाख में वही सेम गाड़ी 1-2 साल चली हुई खरीद लेते हो, 1 साल चलाते हो, उसको फिर बेच देते हो, आपके 2-3 लाख रुपए ही कम होते हैं, डेप्रिसिएशन जो लगती है 2-3-4-5 लाख रुपए बस। ये प्री ओन्ड मार्केट है आपकी। और मैं पढ़ रहा था पीछे कि यार प्री ओन्ड मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच $75 बिलियन बाय 2027। इतना तगड़ा लोग शिफ्ट हो गए हैं प्री ओन्ड मार्केट के ऊपर। मतलब लोगों का, अच्छा ये कैसे इतना शुरू हुआ? क्योंकि पहले तो लोग सोचते थे यार कि सेकंड हैंड गाड़ी है, कुछ दिक्कत आ जाए, लोग नई ज़्यादा प्रेफर करते थे एज़ कम्पेयर टू प्री ओन्ड कार्स। बट अभी लास्ट के 2-3 सालों से लोग प्री ओन्ड कार्स काफ़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्या वो इस वजह से है कि जैसे जो आगे स्पिनी आ गया या कार ट्रेड वार ट्रेड, इतने सारे जो नए कंपनीज आ गए हैं जो प्री ओन्ड कार्स पे बेसिकली वर्क करती हैं, इन्होंने जो है ये चेंज लाया है, ये लोग लाए हैं चेंज, या जो एक्चुअल जो मार्केट में बैठे हुए और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो चेंज लेकर आए हैं? किस चीज़ से इतना ज़्यादा फर्क आया है इस मार्केट के ऊपर? भाई देखो, मेरा क्या मानना है ना, कि चेंज ना तो वो लाए हैं ना वो लाए हैं, चेंज लाया है तीसरी चीज, जो कि है जो आपके यूट्यूबर बैठे हैं। 2021 या 20 की से ही लगा लो, पहले भी लोग ले रहे थे बट इतना किसी को पता नहीं था। बट क्या हुआ, अब जो आपके यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट तो कहीं से निकालना ही है, चाहे वो मैं भी हूँ, हमें हर जगह अपना कंटेंट देखना होता है, कंटेंट कहाँ से निकले। तो फिर आई प्री ओन्ड मार्केट। तो और अब यूट्यूबर का क्या है कि एक चीज से आप कंटेंट भर भर के नहीं निकाल सकते, एक टाइम आएगा उसकी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, लोग उसको देखना छोड़ देंगे। तो क्या करते हैं, उस गाड़ी को लिया, उससे कंटेंट निकाला, जितना खींच सकते हैं उतना भर के कंटेंट खींच लिया, हाँ।
और एक ह्यूमन मेंटेलिटी ऐसी है कि एक चीज से ना आप बोर हो जाते हो बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो आप अपने प्री ओन गाड़ी ली 90 लाख रुपए की, अच्छे से कंटेंट निकाला, खुद मन को तसल्ली दी, भाई मजा आ गया, भाई गाड़ी वाड़ी चला ली बढ़िया। फिर आप एक टाइम आएगा धीरे 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 उससे आप बोर हो जाओगे। 1 साल 2 साल रखी, फिर आपने या तो उसी डीलर को दे दी या कहीं और दे दी, आपके कितने डेप्रिशिएट हुई वैल्यू की 5 लाख 10 लाख रुपए, इतने से आपने 25 लाख रुपए 20-25 लाख आपने वैसी कंटेंट से निकाल ली उसकी। तो ये चीज यहाँ से आई है। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जो यूट्यूबर है ना, जो प्री ओन्ड गाड़ी ले रहा है, वो कंटेंट के लिए और वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इन्वेस्टमेंट से अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इन्वेस्टमेंट ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे दिमाग में भी आया था कि काफ़ी गाड़ियों में ना वेटिंग होती है। जैसे मैं बात करता हूँ जी वैगन की। एक टाइम पे जी वैगन पे 1.5 साल की वेटिंग चल रही थी। ये आज से 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात होगी कि हाँ 1.5 साल की वेटिंग है अगर आपने नई जी वैगन निकालनी है, जो कि आ रही थी 3 करोड़ 60 लाख रुपए की अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप प्री ओन्ड लेने जा रहे हो जी वैगन, वो आपको मिल रही है 4 करोड़ की, 40 लाख रुपए महंगी, जस्ट बिकॉज आप अभी गाड़ी स्टार्ट करोगे और घर ले जाओगे। तो मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट हो गई है कि बंदा 3 करोड़ 60 लाख की गाड़ी उसने कभी ली होगी, उसने कुछ दिन चलाई होगी, 10,000 किलोमीटर चला दी फॉर एग्जांपल, 10,000 एक हाईएस्ट पीक है, आदमी भर जाता है, 10,000 बहुत है यार, मन गया, वो चेंज गाड़ी बेचता है अपनी। फिर उसके बाद अब वो गाड़ी उसके बाद 40 लाख रुपए महंगी बिक रही है। और आपने देखा होगा कि जो प्री ओन्ड मार्केट भी है ना, वो जो मेन उठी है ना, जो ये आपकी ये हाई एंड लग्जरी गाड़ी है ना, इनकी वजह से ज्यादा उठी है। क्योंकि लोग वही वाली बात है, अब जैसे मान लो एक मैं ही लगा लो चलो, या एक कोई मिडिल क्लास बंदा, हम भी मिडिल क्लास ही है, तो मिडिल क्लास बंदा उसकी होती है कि यार एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए यार, एक डिफेंडर होनी चाहिए यार, एक मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए। तो यार प्री ओन्ड मार्केट ये भी उनकी एक जो छोटी छोटी विशेष होती है ना, वो भी पूरी कर देती है कि भाई चलो इतने पैसे ना देंगे ना, थोड़े कम पैसों में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया और आप सर्विसिंग तो चलो बाद की चीज़ है, पहले आपने गाड़ी ले ली, चलो हाँ भाई हमारे पास गाड़ी आ गई, हमारी एक विश पूरी होगी, हमारा ये लो ऐसे टिक लगा दिया मैंने। तो वो वाली चीज़ भी है, थोड़ा सा एक इस चीज़ का भी फायदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि पहले यार जब आदमी गाड़ी खरीदता था ना, तो पहले पूछता था कि ये माइलेज कितना देगी, अब पूछते कि इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है, रीसेल वैल्यू कितनी है, हाँ, या चलो दूसरी चीज़ याद कर लेंगे, फीचर ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं आजकल ना। बट यार इसमें एक चीज़ और है, तो कोई इंडस्ट्री या कोई चीज़ अगर ऐसे बूम करे, ट्रेंड में आए या कुछ होए और उसमें स्कैम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्कैम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं पूछना जरूर चाहूंगा आपसे कि कितनी सच्चाई है कि हर 3 महीने में गाड़ी नहीं आ जा रही है एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए। ये क्या ये कैसे हो रहा है कि मतलब मैं आज एक गाड़ी लेकर आया, ठीक है, मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने अपनी वीडियो डाल दी, बना दी और फट गए भाई, व्यूज आ गए, सब कुछ हो गया। 3 महीने बाद मैं एक नई गाड़ी ले आता हूँ, सेम एक बड़ी लग्जरी गाड़ी, उससे और ऊपर लेवल की। कैसे चल रहा है? क्या यूट्यूब सच में इतना दे के जा रहा है आपको? क्योंकि यार ये ना एक बड़ी मिथ क्रिएट करता है, और सबके मन में एक बारी को ऐसा होता है यार सब छोड़ के ना, काश वो लॉकडाउन के टाइम पे मेरी प्यारी प्यारी 2 अखियां कर दिया होता तो आज शायद मेरे पास भी तो आज शायद मेरे पास भी गाड़ी होती। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? मतलब ये क्या है, ये 3 महीने में कैसे गाड़ी चेंज हो जाती है यार? यार ले रहे हैं भाई, लोग ले रहे हैं, हर 3 महीने में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। अब देखो यार, अब इतना ज्यादा मैं आगे नहीं जा रहा कि भाई कुछ है, कुछ गिने चुने जो अब एग्जैक्टली वो रेंट पे ले रहे हैं, या कोई उनका एक एग्रीमेंट होता है, या क्या होता है, तो कुछ तो चक्कर है भाई। देखो, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं है, इतना कोई जिसके सब्सक्राइबर 2-2 3-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, कोई यूट्यूब करोड़ों में पैसा नहीं दे रहा है। ये इकलौता कंटेंट बच गया बस बनाने यार ये मैं बिल्कुल, यार आप बताओ, जैसे कि ना आपके भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे जो है गाड़ियों में, ये सारी यही चीज़ चल रही है, तो ये कंटेंट इतना कमर्शियलाइज कैसे होगी कि गाड़ी खरीद रहे हो, कंटेंट बन रहे हैं, पैसा आ रहा है यार। ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये उनकी माइंडसेट से कहीं ना कहीं खेलना है कि यार उनका एक सपना है बंदे का कि यार मुझे एक चीज़ ये ज़रूर एक बार ये चीज़ करनी है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये क्रैक कर लिया है कि यार हाँ, गाड़ी एक ऐसी वो है कि इसको मैं कमर्शलाइज कर सकता हूँ, जितने की गाड़ी है उससे डबल में पैसा छाप दूंगा इससे। और भाई फिर मैं इसका आप एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल तो क्या, देखो आजकल ना मान लेता हूँ मैं, कुछ लोग होंगे जो रियल कार गाइज, रियल कार लवर होंगे, बट कुछ लोग ऐसे ही में सिर्फ उसको कंटेंट की तरह ले रहे हैं, उसको घिसते हैं, उसमें कुछ भी काम करा रहे हैं, कटवा रहे हैं। तो यार वो चीज़ भाई देखो, पर्सनली मेरे को तो बढ़िया नहीं लगती है। कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा ये वाली चीज़? भाई ये अभी है, चलेगा भाई, जब तक गाड़ियां हैं, जब तक
पैसा है जब तक सपना है सामने वाले का इसके पीछे ये चीज चलती रहेगी जब तक यूट्यूब बंद नहीं होगा चलेगा तो यार सबका ही बंद हो जाएगा ताला लग जाएगा फिर जब तक यूट्यूब इंस्टाग्राम बंद नहीं होगा तब तक चलेगा ये। क्योंकि भाई गाड़ियां यार, गाड़ी ऐसी चीज है कि सबको पसंद आती है भाई, कौन नहीं देखना पसंद करता भाई। मैं रात को बैठ के भाई मैं देख रहा होता हूँ कि ओहो, जैसे मेरे को एक गाड़ी बहुत पसंद है, लेक्सस की GX 550 आती है जो कि इंडिया में नहीं है भाई। मैं देख रहा होता हूँ उसको रात को बैठ के आराम से, मुझे लेनी भी नहीं है और ठीक है, और इंडिया में है भी नहीं, पर मैं देख रहा हूँ उसको बैठ के रात को। तो भाई सब देखते हैं गाड़ियों कंटेंट। बिल्कुल तो वो चीज़ ये है। सही चीज कमर्शलाइज होगी, लोगों को समझ में आ गया यार जब तक पैसा आ रहा है आने दो, कहीं ना कहीं ये चीज है। अच्छा एक चीज जैसे ना लोग पहले काफी ज्यादा आईसी इंजन ही चलते थे कि हाँ प्री ओन्ड गाड़ी बिक रही हैं, वो वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन अब ईवी बिकने लग गई हैं प्री ओन्ड कार्स की मार्केट में। ये भी एक सोचने वाली बात है कि पहले एक बंदा मर्सिडीज जो एक नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी लेता था, आज ईवी भी सही रीसेल वैल्यू पे बिक रही है। प्री ओन्ड में लोग शिफ्ट हो रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है ईवी के ऊपर भी। ईवी को लेके आपका क्या टेक है अगर मैं समझूं ईवी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा एक टॉपिक हो गया आज के टाइम पे कि ईवी 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 एवरीवेयर, हर जगह की चीज़ बात चल रही है ईवी के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा चेंज आया आफ्टर द महिंद्रा लॉन्च, जो भी चीज़ें हुई हैं इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा बात करें। भाई डस्टबिन कहाँ है? ओ अच्छा चलो, हाँ देखो तो भाई देखो ईवी गाड़ियां देखो यार, पर्सनली मेरे को तो देखो नहीं है भाई, नहीं पसंद नहीं पसंद? पर्सनली गाड़ियां देखो, नहीं है भाई वो फील यार, वो पावर, वो नहीं आता मजा भाई देखो। और ना अभी चलो ईवी की जो पूरी मार्केट है या जो पूरी ईवी इंडस्ट्री है, ये बहुत ही अभी ना ये लगा लो इनिशियल स्टेज है बहुत ज्यादा। अभी ना जो इसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मतलब अभी मैं मान रहा हूँ कि ईवी स्टेशन हर जगह आ रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन जो अपने हैं हर जगह आ रहे हैं, बट यार अभी भी ना बंदे के मन में ना एक वो एंजाइटी रहती है, जैसे वो देखता है ना कि भाई 20% चार्जिंग बची है, कि यार कहाँ चार्जिंग स्टेशन, कहाँ है, कहाँ कहाँ चार्ज करूँ, क्या करूँ क्या करूँ। तो और पेट्रोल की ये गाड़ी कोई भी गाड़ी है साला, अगर एक पॉइंट भी पेट्रोल है, उसे पता है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाऊंगा पेट्रोल पंप होगा, 5 मिनट लगेंगे, पेट्रोल फुल कराए और चलो। कहीं ना कहीं ये रीज़न है, चलो मैं आपकी वाली बात मानता हूँ। तो आप मुझे एक चीज़ ये समझाओ कि यार मैं एक डेटा देख रहा था कि 2024 के अराउंड कुछ 2 मिलियन, 2024 और 25 का डेटा है कि 2 मिलियन के आसपास गाड़ी जो है वो ईवी वाली बिकी थी, ठीक है, तकरीबन 2024-25 के बीच में। और नाउ वो कुछ 20 लाख के करीब गाड़ियाँ बिकी थी, और आज वो 60 लाख का क्रॉस करने वाली है विद इन मार्च 2025 के एंड तक। मतलब ये 4-5-6 महीने में 20 लाख से 60 लाख, 40 लाख लोगों ने, 40 लाख गाड़ियाँ ईवी की सोल्ड हुई हैं, आपकी उसमें टू व्हीलर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर सही में ये वाली बात है तो लोग इतनी जल्दी ऐसे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं इतना ज़्यादा? भाई देखो मैं बताता हूँ, जो एक तो सबसे पहली बात, कुछ कुछ ब्रांड्स हैं जैसे आपकी मर्सिडीज हो गई या जैगुआर, तो आपको पता है ऑलरेडी ऑल इलेक्ट्रिक जा चुकी है। जो आपने देखा होगा उसमें काफी ही रंगीन उन्होंने गाड़ियों के जो कॉन्सेप्ट मॉडल दिखाए हैं, वो कि कुछ तो लोगों के पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। जो मान लो जैगुआर थी भाई, इतनी अच्छी ब्रांड थी, क्या गाड़ियां आती थी, अब कहाँ से उन्होंने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब क्या है ना, जैसे कि आप अगर आपने वो क्लिप देखी होगी, नितिन गडकरी जी की क्लिप थी जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं आईसी इंजन या डीजल गाड़ियों पे इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दूंगा कि तुम उसको ले ही नहीं पाओगे, खरीद ही नहीं पाओगे। उन्होंने ही बोला कि इंडिया में ऑल इलेक्ट्रिक जाना है हमें, ये सारे इंजन बंद करने से कुछ है ना। तो अब क्या अब ऐसी बात नहीं है कि ईवी गाड़ियाँ ब्रांड्स अच्छी नहीं बना रही है, वो नहीं कर रही है। अब आप देखो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं जो 2 आई हैं, जो आई है, हाँ। पहली बार मुझे कोई ईवी गाड़ी अच्छी लगी है, मैं खरीदूंगा नहीं उसको बट स्टिल मेरे को अच्छी लगी, जो उसकी पूरे डिजाइन है, जो उसका एक मैंने चलाई है वो गाड़ी। हाँ मुझे पता है कि आप वहाँ लॉन्च में थे और जो भी हाँ, चीज़ हुई है वहाँ मैंने वो पर। गाड़ी हाँ, चलाई है, तो मैंने उसको पूरा चला वाला के देखा। तो क्या है, अब ना लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ है, बट अब वो यहाँ पे आके बात पर्सनल चॉइस के ऊपर आ गई है कि किसको ईवी लेनी है, किसको नहीं लेनी है। और आजकल तो यूट्यूबर्स भी ईवी ले रहे हैं, जिनको पसंद भी नहीं है वो भी ले रहे हैं कि भाई कंटेंट निकल जाए। कंटेंट अभी रिसेंटली उसने लिए, क्या नाम है उसका, UK07, उसने भी ली है। और एक आपके एक और यूट्यूबर है जो अपना इंडियन बैकपैकर करके, इंडियन बैकपैकर V6 ली है, अच्छी लग रही है उन्हें मैट। लेकिन जब मैंने देखा, अच्छा UK07 की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बिल्कुल नेगेटिव ही कर दिया था। शायद उसने गाड़ी वो ली थी XCV9, यस। तो बिल्कुल उन्होंने क्या किया यार, ये बिल्कुल कबाड़ा गाड़ी है, सर्विस ही नहीं है, महिंद्रा वालों को फोन कर रहे हैं, गाड़ी
कुछ नहीं चला। तो गाड़ी ये बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, नहीं हाँ। मतलब ये उसने तो बिल्कुल नेगेटिव कर दिया। क्या ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट था या कुछ कुछ आपको क्या लगा यार, क्योंकि मैंने आपको देखा है, आप इस मार्केट में हो, ब्रांड लॉन्च में भी जाते हो और ईवी गाड़ियां आप ऑलरेडी चला चुके हो, तो आपको एक बेटर नॉलेज है कि यार एक नॉर्मल आईसी इंजन की गाड़ी कितनी थम देती है और एक नॉर्मल आदमी को पता है, बट ईवी आई एम नॉट दैट फेमिलियर विद ईवी। तो मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ईवी का इतना बड़ा ड्रॉबैक है जितना लोग दिखा रहे हैं, या आपका क्या टेक है इस चीज पे कि यार ये सही में सही है या बेकार भाई ही है? देखो, नहीं, ये ना ईवी गाड़ियां नहीं है इतनी, मतलब बेकार तो नहीं बोल सकते, बट ये वही वाली बात है, पर्सनल चॉइस है। बट ईवी गाड़ियों आपको बताऊं मैं, ईवी गाड़ियों का पिकअप आपकी आईसी इंजन से ज्यादा होता है। आप कोई भी गाड़ी, आप टाटा नेक्सॉन में जाके बैठ जाओ, उसको आप पंजा दबाओ, ऐसे पीछे जाओगे, क्योंकि भाई वो मोटर से काम करती है। और इसमें क्या होता है, पूरा ट्रांसमिशन होता है, सब कुछ होता है, पूरा हाँ, टाइम लगता combustion हो है रहा ना, है। कंबशन होता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, मोटर है, जैसे आपने पंजा रखा एकदम पावर आती है, पावर आती है। तो पिकअप ज्यादा है। हम्म, और यार जो उसकी वीडियो थी ना UK07 की, मैंने नहीं हम्म, देखी, मैंने छोटी मोटी इंस्टाग्राम पे क्लिप देखी थी बस, कि भाई हम्म। ऐसे हो गया रास्ते में कुछ, तो शायद ईवी हाँ, कहीं वो की ड्राइव पे चार्जिंग जा खत्म रहे, हो गई हाँ, थी, जो कुछ भी हुआ था, ऐसे जो हुआ भी था, हुआ था। हाँ। तो यार अब वो कंटेंट के लिए भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यार ईवी लेना या ना लेना, ये अभी भी मैं बोलूंगा आपको, काफी ज्यादा पर्सनल चॉइस है। दोनों गाड़ियों के अपने अपने ड्रॉबैक हैं। ईवी गाड़ियां अगर आप घर में चार्ज करोगे ना, तो मैं बोलूंगा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और या फिर अगर आपकी सिटी ड्राइविंग है ना, ले लो आप ईवी सिटी ड्राइविंग के लिए। अगर आपका अगर आप अपने ही एक स्टेट में, अपनी सिटी में गाड़ी चला रहे हो, आपका ऑफिस आने जाने का काम है, अगर आप ऑफिस गए या कहीं आप मान लो आप कोई बिजनेस ओनर हो, अपने शॉप पे गए, स्टोर पे गए, वहां गए, घर पे आए, वापस घर पे आके चार्ज कर ली, ठीक है, बढ़िया है। बाहर चार्जिंग स्टेशन पे यार फिर वो कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर वो कहीं ना कहीं वो वहीं आ जाता है, मैच कर जाता है, जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट दी होती है, या आपके जो पैसे बच रहे होते हैं, जो डीजल में ज्यादा पैसे लग रहे होते हैं। कहीं ना कहीं यार ये बहुत इनिशियल स्टेटमेंट नहीं है, जब पहले ईवी आई थी हमने सोची थी कि चलो यार सिटी में ड्राइव करना है, 200-300 किलोमीटर की इसकी वो है, एवरेज रहेगी या इतना चलेगी, तो ठीक है आप सिटी में घूम रहे हो, चार्ज कर लो अपने घर पे, आप निकल जाओ। तो क्या, क्योंकि कंपनी शिफ्ट हो रही है 650 किलोमीटर की रेंज, 600 किलोमीटर की रेंज, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप इसको अगर हाईवे पे भी लेके जा रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, और अगर आपके पास ईवी गाड़ी है, यू आर गुड टू गो। तो और इवन गवर्नमेंट ने जो भी, मैं पीछे पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट भी कुछ 10,900 करोड़ रुपए इस चीज़ के ऊपर लगा चुकी है फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ कि चार्जिंग स्टेशंस कितने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है कि हाँ चार्जिंग स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं। इवन दिल्ली में ये बात हुई है कि हर 5 किलोमीटर पे, मिनिमम 5 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन तो होना ही चाहिए। तो फिर भी अगर हम ये चीज़ बोलें कि यार आज भी हम रेडी नहीं है कि गाड़ी लेके हम हाईवे पे निकल जाएं, तो ये बात कितनी सच है? भाई देखो, जैसे अभी आपने बताया ना कि वो 600 किलोमीटर की रेंज है, 650 किलोमीटर की रेंज है, तो वो आपकी गाड़ियां जो है ना, वो गाड़ी फिर आपकी 30 लाख से ऊपर की हैं। 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, वो वाली गाड़ियां हैं वो। अगर आप वो 8-10 लाख या 12 लाख में ईवी लोगे ना, तो उसकी रेंज वही आपको 250-300 किलोमीटर की ही मिलेगी, 250 किलोमीटर की। और वो भी आप पे जब 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर रेंज जब दब देगी, जब आप उसको आराम से चलाओगे, पूरा एक स्पीड मेंटेन करोगे। नहीं तो अगर आप पंजा रखोगे, थोड़ा गाड़ी को अच्छे से भगाओगे, तो वो आपकी रेंज घट के 200, 250 इतनी रह जाती है। अब क्या चीज है कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा ईवी का है, वो थोड़ा और अगर बेटर होगा ना, तो मैं पर्सनली सोच सकता हूँ ईवी के बारे में, पर अभी तो नहीं देखता। थिंग्स विल टेक टाइम। हाँ, और यार जब तक डीजल इंजन है, जब तक पेट्रोल इंजन है, तब तक उनका मजा ले लो भाई। बिल्कुल बिल्कुल जब यार, तक है, क्या पता कब बंद हो जाए। वो फॉसिल फ्यूल, वो उसका जो मजा है ना यार, वो एक अलग है, वो कहीं ना कहीं है। हाँ। मैं भी एक कार, एक हर आदमी यार, एक लड़का आदमी ना, मतलब वो कहीं ना कहीं रहता है हमारे अंदर, बचपन से ही है। हर लड़के के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी मशीनरी को लेके प्यार रहता ही है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो एक गाड़ी से एक अलग ही कनेक्ट है भाई, और वो वाली चीज़ है, वो बहुत ही सब्जेक्टिव है, मतलब मेरे हिसाब से भी आज भी बड़ा सब्जेक्टिव है कि आप ईवी पे शिफ्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। कीपिंग इन माइंड कि गवर्नमेंट चाहती है कि बाय 2047 एवरीथिंग शुड बी ईवी, ठीक है, वो प्रॉपरली शिफ्ट होना चाहते हैं। और इवन और कर भी ठीक रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी देखा कि 26,000 के करीब कुछ चार्जिंग स्टेशंस अभी तक लग चुके हैं, जो भी ऑल ओवर इंडिया का डेटा है, दिल्ली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट कुछ ऐसा डेटा है कि 26,000 स्टेशंस लग चुके हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, हर 5 किलोमीटर पे एक वो होना चाहिए। तो मतलब चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ आती है यार कि वो चीज़ महंगी कितनी है भाई। देखो, अब प्राइसिंग की अगर बात करें ईवी गाड़ी या फिर वो गाड़ी की, अगर हम एक नॉर्मल बंदा, एक कस्टमर, एक मिडिल क्लास का बंदा लेने जा रहा है, तो
प्राइसिंग का देखो बहुत फ़र्क आ जाता है। जैसे मान लो अगर आपकी कोई आइस इंजन की गाड़ी है, तो आपकी अगर बिल्कुल सस्ती की अगर बात करें, तो आपकी 5 लाख तक आ जाएगी। प्री ओन्ड भी चलो ले लेते हैं, वो भी आपकी और सस्ती हो जाएगी, वो आधा रेट ही हो जाएगा, 2-2.5 लाख में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। आज के टाइम में अगर आप कोई i10 स्विफ्ट लेने जाओगे, आराम से आपको मिल जाएगी। यहीं अगर आपकी ईवी की बात करें, तो अभी प्री ओन्ड मार्केट ईवी की इतनी बड़ी नहीं हुई, छोटी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी फिर भी चलो नेक्सॉन बहुत पहले से आ रही है, वो नेक्सॉन प्री ओन्ड मार्केट में आ चुकी है, बट वो भी उसका प्राइस इतना नहीं गिरा, क्योंकि नेक्सॉन भी अगर आप नहीं लेने जाओ तो वो भी आपको 14-15 लाख के आसपास ही मिलेगी। ठीक है, और यहीं अगर आप आईसी इंजन लोगे तो वो आपको 4-5 लाख में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है थोड़ा सा इन दोनों गाड़ियों में। भाई आईसी इंजन लो। भाई मैं अगर आपको बताऊं, किसी आप रूरल एरिया में जाओ, उनको आप ईवी गाड़ियों के बारे में जाके एक बार बोलो, वो नहीं प्रेफर करेंगे आज भी। मेरे गांव में, मेरा गांव यूपी में पड़ता है, बागपत के पास, बहुत ही रेयर चांस है कि मैं वहां पे ईवी गाड़ियां देखता हूँ। टू व्हीलर फिर भी दिख जाते हैं ईवी, क्योंकि क्या है, घर में लोगों ने ले रखे हैं आसपास जाने वाने के लिए, घर में चार्ज कर लेते हैं। वहां पे भाई नहीं है। भाई तुम अर्बन सिटीज में जा रहे हो, वहां पे ईवी स्टेशन हर जगह है, बट बाकी जगह भी तो जाके देखो ना। आज भी इतनी जगह ऐसी है जहाँ पे तुम्हें ढंग से ये पेट्रोल पंप्स नहीं मिलेंगे, सीएनजी पंप नहीं है, सीएनजी पंप नहीं है। हाँ बहुत जगह नहीं, इवन चार्जिंग स्टेशन तो बहुत दूर की बात है भाई। होगी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे, बट एक चीज है कि भाई काफी लोग अच्छे से भाई प्रमोट भी कर रहे हैं उसको, तो वो प्रमोट भी अब ऐसे हो रहा है, जहां ईवी स्टेशन से लोग वहीं ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल, हाँ अरे यार ये एक काफी एक बोली बात है, जो पिक पॉइंट वाली चीज निकल गई कि यार आदमी ट्रैवल उसी जगह कर रहा है जहां उसको पता है कि इस रास्ते में मुझे मिलेगा, मिल जाएगा, क्योंकि इंफ्रा नहीं है अभी वैसा। वही चीज है ना, बंदा घबराता है भाई, वो एंजाइटी आती है भाई अंदर से कि भाई बंद ना हो जाए, बीच में 50 किलोमीटर बचे हैं बस ये चीज होती है। और 50 किलोमीटर पता नहीं वो एक्यूरेट है भी या नहीं है, 40 तो नहीं कहीं, वो 35 तो नहीं कहीं वो, तो है अभी, इट विल टेक टाइम, प्लान चल रहा है तभी ये 2047 है। अच्छा एक चीज मैं पढ़ रहा था, तो ये भी है कि बाय 2030 वो चाहते हैं कि 30% एटलीस्ट जो भी मार्केट में जितनी भी व्हीकल है उसमें से 30% तो ईवी हो ही जाए। तो क्या 5 सालों में इतना इंफ्रा डेवलप हो सकता है? माइट बी पॉसिबल भाई, चीज़ें बिल्कुल ऐसे बदल जाएं कि 5 साल में कुछ ऐसा हो जाए। जब मेरे हिसाब से इस वाले महीने के अंदर कुछ 1100 कुछ नए चार्जिंग स्टेशन बन गए हैं जस्ट मार्च और अभी के बीच में, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है। भाई देखो कहीं ना कहीं हमें सबको पता है कि अभी नहीं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद सब कुछ ईवी होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कब तक चलेगा? ठीक है, तो बट अभी ठीक है, जब तक ग्रो हो रहा है अच्छी चीज है। और ये ऐसा थोड़ी है कि ईवी गाड़ियां बनने में पैसा नहीं लगता है, इसमें तो पैसा लगता है। जब आपकी ये बैटरीज बनती हैं, जो ईवी गाड़ियों में इतनी बड़ी, ये छोटी बैटरी की बात नहीं कर रहा, जो मैं ये आईसी इंजन होती है तो बहुत छोटी होती है, जो बड़ी बैटरीज होती हैं जो गाड़ियों में लगती हैं, उसके लिए भी तो माइनिंग होती है, उसके लिए भी तो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, वो कहाँ से जाते हैं, वो नहीं दिक्कत कर रहे। तो भाई सिर्फ आईसी इंजन पोल्यूशन नहीं कर रहा है, और भी बहुत चीजें हैं। इसको लेके मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो बैटरीज बन रही है, ये वाला जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमारे यहाँ जो पहले चल रही थी, जो इनिशियली गाड़ी आई टियागो ये वाली जो सबसे पहले इंडियन मार्केट में नजर आई थी, उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि यार उसका इतना अच्छा माइलेज वो नहीं है, इतना अच्छा एवरेज नहीं दे रही है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज है वो सेल्स के लिए शिफ्ट होगी टू चाइना, और चाइना में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है BYD, जो अभी इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको अपना महिंद्रा को भी शायद बैटरी प्रोवाइड कर रहा है फॉर B6 या व्हाटएवर मेड, उस चीज़ के लिए बैटरी वो बना रहा है। तो चाइना तो खैर है एक लेवल अपने से ऊपर है। तो कितना टाइम हमें लगेगा कि हमारी कोई भी कंपनी ग्लोबली इतनी ज़्यादा चली जाए कि हम भी कुछ बना के दें? भाई देखो जैसे अभी है ना, ग्लोबली जाने की बात करें तो जैसे महिंद्रा अपना थोड़ा बहुत है कंट्रीज में, थोड़ा बहुत है, और वो भी ईवी नहीं है, आईसी इंजन ही है वो भी। अगर आप देखो बाहर, तो हमारी एक तो स्कॉर्पियो एन है, और आपके कुछ स्कॉर्पियो क्लासिक के पिकअप ट्रक्स हैं बाहर, कुछ थोड़े बहुत। बट अगर बिल्कुल ही ग्लोबल उनको जाना हो ना, तो बहुत चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारी फिलहाल इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो मेन 2 ही हैं, टाटा और महिंद्रा। तो भाई फिट एंड फिनिश बहुत ज़रूरी है, जो कि महिंद्रा का फिर भी चलो थोड़ा बहुत है, बेटर है, बट टाटा तो भाई। अब जैसे ना मैं देख रहा था कि अभी हमारे इवन इंडिया में भी अभी बहुत लोग ज़्यादा कार एंथुसियास्ट तो बहुत हैं, बट मैं नहीं जानता ऐसे बहुत सारे लोगों को जो एक्चुअली आईसी इंजन को ट्यून करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड।
तो अब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो काफ़ी जो इवन जो इंडिया में नहीं है बट इंडिया से बाहर हैं, वो इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो जब इंडिया में आएंगे तो वो थोड़ा सा कुछ ऐसा अपना सेटअप करे फॉर आई इंजन को लेके, कि हम ट्यूनिंग व्यूनिंग को लेके कुछ सीख रहे हैं और हम करना चाहते हैं। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल शिफ्ट हो रही हैं, और क्या ये इतना अभी है इंडिया में कि ट्यून ये सारी चीज़ें अभी और चलेंगी, क्योंकि चीज़ें तो शिफ्ट हो रही हैं। भाई देखो, इतनी जल्दी चीजें कहीं नहीं जा रही, अभी अभी बहुत टाइम है। क्योंकि यार सोचो ना आप, इतनी गाड़ियाँ, इतनी सब चीजें रोड पर हैं और लोग अभी भी नई गाड़ी खरीद रहे हैं, अभी भी नई गाड़ियाँ ब्रांड लॉन्च कर रही हैं जो कि आईसी इंजन है। तो इतनी जल्दी ये मार्केट कहीं नहीं जा रही, अभी बहुत फ्यूचर है इस चीज़ में। आईसी इंजन की बात करूँ स्पेशली, ईवी तो चलो अलग चीज़ है, वो तो चलो उस पर ब्रांड्स काम कर रही हैं धीरे धीरे, बट आईसी इंजन का भी है भाई, बहुत टाइम है, रहने वाली हैं, लोग इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने देंगे ईवी गाड़ियों को। भाई अब स्पेशली महिंद्रा को देखो ना, महिंद्रा अब जाके ईवी गाड़ी लेके आया, नहीं तो महिंद्रा पूरा ब्रांड सिर्फ, पेट्रोल तो छोड़ दो, पूरा ब्रांड सिर्फ डीजल गाड़ियों पर टिका हुआ है। हाँ, देख रहे हो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, जो कि अर्बन तो छोड़ दो, रूरल आपके गांव के एरियाज में चलती ज्यादा, वो वहीं से ही तो इतना वो है हुई ना, इतनी ज़्यादा है ना वो वहीं चीज़। से और गाँव अगर से। हम बट जो ट्यूनिंग वाली साइड है ना, इसमें देखो मेरे को खुद भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं धीरे 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 चीजें पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि भाई क्या चीज़ है। तो भाई काफी एक्साइटिंग चीज़ है ये वाली भी, कि मान लो इसमें क्या चीज़ होती है, आपकी गाड़ी की पावर कम है, आपने ट्यूनिंग कराई, गाड़ी की पावर बढ़ गई, तो मतलब काफी एक्साइटिंग चीज़ है, और ये इसका है फ्यूचर इंडिया में भी, और लोगों को ज्यादा भी पता भी नहीं है। अभी छू ही नहीं लोगों रही को है, बस इतना एक पता है क्या एक्सप्लोर पता है, हाँ। मैं बताता हूँ आपको, मोटिवेशन के नाम पे लाइट चेंज करा ली, एम्बिएंट लाइट लगवा ली, पीपीएफ करा ली, ये करा लिया, वो करा ली, लोगों को ये पता है छोटी अलॉय मोटी, डलवा लिए 26 एलॉय इंच डलवा ली, की। 26 इंच एलॉय डलवा लिए, साइकिल लग रही है गाड़ी, ना कहीं चलाने के लायक रहती, ना उसे भगा सकते, साला गड्ढे में जाएगी, एलॉय टूट जाएगा। तो यार अच्छा, मैं अगर आपसे आपसे पर्सनली पूछूं, आप बीइंग अ स्कॉर्पियो ओनर, आपने खुद महिंद्रा की गाड़ी चला रहे हो आप, तो क्या आप प्रेफर आज भी आप क्या प्रेफर करते हो कि यार ठीक है, जो कंपनी अलॉय लगा के दे रही है वो ठीक है, या जो ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड भी यार बड़ा वो है कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, या वो चीज़ लेना ज़्यादा बेहतर है भाई, 24 इंच के लॉय, 22 इंच के लॉय, 26 इंच के लॉय, ये क्या है, ये क्या ट्रेंड है यार यार? भाई इसमें ना पता क्या चीज़ है, इसमें वो है कि जैसे देखो, अब मेरा क्या काम है, कि मैं ट्रैवल भी करता हूँ। हाँ। तो अब अगर आप ट्रैवल करते हो ना, इससे बहुत लोग डिनाई करेंगे, बट ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है, कि अगर आप ट्रैवल करते हो ना, और अगर आपने अपनी गाड़ी में बड़े अलॉय लगा रखे हैं, सेफ नहीं है आपके लिए। क्यों सेफ नहीं है? अगर आप मान लो कोई ऐसी रोड पे जाते हो जो रोड खराब है, कुछ है, आप गाड़ी को ज़्यादा भगा नहीं सकते हो। अगर बड़े अलॉय हैं, मान लो अगर आपकी गाड़ी 17 इंच आते हैं, 18 इंच लगा लिए, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप जाई 22 इंच, 24 इंच, 26 इंच के रहे हो, तो भाई वो गाड़ी चलाने लायक रहती ही नहीं है। उसमें टायर प्रोफाइल आपकी इतनी इतनी टायर प्रोफाइल हो जाती है, बहुत छोटी पतली हो जाती है, है ना। तो आप उसको भगाओगे, वो गाड़ी किसी गड्ढे में जाएगी, एलॉय टूट जाएगा, आपकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पलट जाए, तो ये डर रहता है। तो भाई इस चक्कर में देखो भाई, मैंने तो नहीं करा है। इन फ्यूचर अगर मान लो कोई और मैं गाड़ी लेता हूँ, तो सेकेंडरी गाड़ी मेरी हो जाएगी वो। मान लो चलो थार मैंने ले ली, तो थार में भी मैं ऐसे अलॉय लगवाऊंगा, 26 इंच नहीं लगवाऊंगा, 20 से 22 इंच चला गया। जैसे 18 इंच आते हैं, उसमें 19 इंच आते हैं, तो 22 इंच तक चला गया, अच्छे बड़े टायर लगा लिए, जो देखने में भी बढ़िया हो, ऑफ रोडिंग भी ठीक ठाक कर ले, और आपकी गाड़ी बढ़िया चले। भाई एक चीज बताऊं, आप शुरू में तो लगा लोगे, बाद में आप रोगे। कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं भाई, जो गाड़ी में अलॉय लगवा लेते हैं, फिर बाद में उसको हटाते घूम रहे हैं, भाई मेरी गाड़ी सस्पेंशन बोल गया, मेरी गाड़ी कंफर्ट खत्म हो गया। तो भाई सर, इसका भी ड्रॉबैक है। आप बस वो हवाबाजी के लिए लगवा सकते हो अलॉय व्हील, कि भाई दूर से देख रहे हो, रील बना दी, मासूम शर्मा गाना लगा दिया, बदमाशी वाला, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर, वो आपने चला दिया और हवाबाजी कर दी, रील बना दी या बदमाशी कर दी, तो वो उसके लिए होते हैं। घूम फिर के सब चीज़ें कमर्शियलाइज ही हो रही है, कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन की तरफ ही जाती है कि हाँ भाई कंटेंट के लिए जितना है तब तक के लिए वैल्यूएबल ये सारी चीज़ें हैं। और भाई अगर मैं आपको स्कॉर्पियो को बताऊं ना, जो मैं आज, जो भी है, जितना भी मेरा ऑटोफिट टीवी है, या जो भी मैंने गो मैकेनिक में काम करा, जो भी, सिर्फ स्कॉर्पियो क्लासिक ही रीज़न है। स्कॉर्पियो क्लासिक आई, उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस आया कंटेंट बनाने का। चाहे सारा कंटेंट मैंने स्कॉर्पियो क्लासिक में नहीं बनाया होगा, बट भाई क्रेडिट गाड़ी को भी जाता है पूरा पूरा। तो भाई स्कॉर्पियो क्लासिक ने मेरे करियर को पुश दिया है। और तो कोई ये चीज़ है कंट्रोवर्सीज नहीं भाई। हुई। तो चलो कंट्रोवर्सी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक कंट्रोवर्सी यार मेरे सुनने में आई थी रिसेंटली जो हुई थी, अगर हम खुल के इसके ऊपर बात कर सकते हैं तो ज़रूर मैं पूछूंगा। क्या था यार वो, क्या चीज़ थी वो, मतलब क्या सब कुछ ही पब्लिसिटी ही चल रही है? भाई देखो, अगर आप वो मेरे वाली की अगर आप बात कर रहे हो, तो डायरेक्ट कंट्रोवर्सी नहीं बोलूंगा उसको मैं, तो भाई हमारे अपने प्यारे अरुण पवार भाई हैं,
उन्होंने भी एक वीडियो बनाई, चाहे वो व्यूज़ के लिए बोल लो या फिर सच में ही उन्होंने गाड़ी के लिए बनाई कि उनको गाड़ी पसंद नहीं आई, जो भी है। तो उन्होंने क्या था, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्पेशली स्कॉर्पियो क्लासिक, खासकर उन्होंने ब्लैक कलर की गाड़ी ली, उस पर उन्होंने 21 नेगेटिव काउंट कराए स्कॉर्पियो क्लासिक पे। तो अब मैंने उस पर काउंटर पे वीडियो बनाई। अब उसमें लोग आ रहे हैं, उनके सपोर्टर कमेंट कर रहे हैं कि तू तो अरुण पवार के नाम पे व्यूज ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। भाई जाके एक बार मेरा चैनल चेक करो, उससे ज्यादा, उस वीडियो से ज्यादा व्यूज मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 4 मिलियन के आसपास, 3.5 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। ऐसा नहीं कि मैं उससे व्यूज लेना चाह रहा हूँ। तो भाई उसने 21 नेगेटिव काउंट कराए, मैंने हर एक पॉइंट को काउंटर करा। और मैंने ये नहीं कि सिर्फ मैंने आंख बंद कर ली, भाई स्कॉर्पियो क्लासिक बहुत बढ़िया है, वीडियो खत्म, नहीं भाई, मैंने हर एक पॉइंट को मैंने काउंट कराया। उन्होंने एसी की बात बोली, मैंने बोला कि एसी इतना खराब नहीं, तो उन्होंने दिखाया उस गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, पर्टिकुलर जिस गाड़ी की वो वीडियो बना रहे थे। बट हाँ ये है कि इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। आपको वो व्यूज के लिए लगता है, आपको वो पैसा कमाने के लिए लगता है, या आपको वो लगता है कि ये अपनी गाड़ी को कवर कर रहा है या अपनी गाड़ी को डिफेंड कर रहा है। भाई तुम्हें जो लगता है तुम्हें लगे, मैंने वीडियो बनाई, मेरे को अच्छा लगा, अब तुम्हारे जो बस की हो तुम वो कर लो। वेरिएंट कौन सा है गाड़ी का अपने? मेरे पास है भाई स्कॉर्पियो क्लासिक S11। अच्छा, ये वो नहीं है जो बेस टू टॉप कन्वर्ट? ना भाई, नहीं भाई, मेरे ये को क्या गेम है बेस टू टॉप कन्वर्ट हो रही है? भाई आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, खासकर चलो स्कॉर्पियो क्लासिक में आ जाते हैं। कितने सारे हमारे हैं करोल बाग वाले प्यारे प्यारे जो मॉडिफिकेशन करते हैं गाड़ी पे, जो सिर्फ इस गाड़ी से ही बेस टू टॉप करने से फेमस हो गए हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह उन्होंने घर वर ले लिए हैं सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। तो भाई देखो, मेरा क्या मानना है ना, अगर आप एक गाड़ी ले रहे हो ना किसी शोरूम से या कुछ, तो मैं नहीं मानता उसको गाड़ी को बाहर से खुलवाया जाए, ज्यादा खुलवाया जाए कि मतलब बिल्कुल ही तुम, अगर आप कभी देखो ना वीडियो, जो एक स्कॉर्पियो क्लासिक S से S11 बनती है, स्टेयरिंग, डैशबोर्ड, सीटें वीटे, भाई सब कुछ खुल जाता है, ऐसा लगता है अंदर एक कमरे में बैठे हो आप। ट्रेंड हो गया अब तो, हर एक बंदा कोई भी गाड़ी भाई सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। हाँ। और ठीक है भाई, करोल बाग में काम वाम ठीक है, अच्छा हो रहा है, बट यार भाई आजकल पता है क्या है, अब एक चीज ट्रेंड में आती है ना, तो फिर उसको 10 लोग और करने लगते हैं, और आधे लोगों को पता नहीं है, ऐसी अनाड़ी मैकेनिक बिठा रखे हैं, कोई किसी के अंदर वायरिंग खराब रह जाती है, किसी गाड़ी में आग लग जा रही है सिर्फ एक वायरिंग के चक्कर में, किसी गाड़ी में नट बोल्ट रह जा रहे हैं, किसी गाड़ी में फिर तुम्हें वो रैटलिंग नॉइज आने लग जाती है 6 महीने बाद ही। क्यों आ रही है? वो जब सारी गाड़ी खुलेगी तो रैटलिंग नॉइज तो आएगी आएगी। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज है आपकी, करोल बाग में भाई सस्ते के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। लोग ये कर लेते हैं कि चलो भाई जो चीज 1000 की मिल रही है वो करोल बाग में 400 में मिल रहा है, साल भर तो चलेगी ना, कोई बात नहीं, दोबारा लगवा लेंगे। इससे रिलेटेड अगर मैं देखूं, जो आपका ब्रांड है पर्टिकुलरली, जो एक ब्रांड जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा में हमारी बात हो रही थी, जो आपने नाम बताया था एनहेंसरीज करके ना, क्या है वो, उसके बारे में अगर भाई देखो, अब इसी चीज के लिए मैंने एक मेरे को ना बहुत लोग बोलते थे कि भाई आप कहाँ से गाड़ी में काम कराते हो, कहाँ से आपने LED लाइट लगवाई, कहाँ से आपने ये लिया वो लिया, जो भी था। तो एक एनहेंसरीज करके मैंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है अपनी ऑडियंस के लिए, जो और लोग जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं। एनहेंसरीज क्या चीज है? एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे लोग हैं, जिनको ट्रस्टेड जगह नहीं मिल रही है, जेन्युइन जगह नहीं मिल रही है काम कराने के लिए, जो, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां पे मैं ब्रांड्स, डीलर्स, शॉप्स, सिर्फ वो वाली चीज वहां पे लेके आऊंगा मैं कि जो जिसपे लोग ट्रस्ट कर पाए। और देखो आगे चल के मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के इसका एक ऑफलाइन स्टोर भी आ जाए। अच्छा, हाँ, करोल बाग में एक दुकान? करोल बाग में नहीं आएगा करोल बाग में नहीं आएगा, किसी अच्छी जगह पे आएगा। और करोल बाग में ना, पता है वो मार्केट बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। हाँ, वो एक ऐसा कुआं बन चुका है, अगर उसमें आप एक बार गिर गए ना, दोबारा आप निकल नहीं पाओगे उससे। तो इस चीज से अगर मैं ये पूछूं कि काफी गाड़ियां मैंने ऐसी भी वहां खुलती हुई देखी हैं, जो टॉप एंड गाड़ियां हैं, डिफेंडर, जी वैगन खुल रही है वहां पर, तो क्या वहां के ओनर समझदार नहीं है, या वो बेवकूफ जनता है कि वो वहां जाके गाड़ी खुलवाती है? भाई अब यार देखो ना, लोग, अब देखो जैसे डिफेंडर जैसी गाड़ी में, भाई डिफेंडर जैसी गाड़ी में लोगों को देखा है कि पूरी अंदर से खुलवा दी, अंदर से इंटीरियर काम हो रहा है, करोल बाग में खड़े हो गए, पता नहीं भाई ऐसा क्या मिल रहा है लोगों को करोल बाग में। अरे ऑल ओवर इंडिया से बंदे आते हैं करोल बाग में काम करने यार, सोचो ऐसा क्या हो रहा है, और वो किस लिए हो रहा है? सिर्फ वीडियो के उस पर हो रहा है। अब कोई ऐसे तो नहीं है कि कोई बाहर किसी और स्टेट से बंदा आके देख रहा है कि आज करोल बाग चलता हूँ, आज देखता हूँ इस शॉप पे क्या काम हो रहा है, फिर वो काम कराऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, वो वही है कि बस
यूजीसी कंटेंट चल रहा है, घूम फिर के सारी बात वहीं कहीं ना कहीं आ जाती है। कंटेंट आपका चल रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया मोटा पैसा छाप रहे हैं, मोटा पैसा छाप रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जगह घर ले रहे हैं, S2 S11 गाड़ियां बना रहे हैं। सारी चीज़ों को अगर मैं सम अप करूँ और ट्रस्टेड के ऊपर दोबारा आऊँ, तो एक गो मैकेनिक करके ब्रांड था, तो एक जैसे गो मैकेनिक था, तो हाँ। और उसके जैसे क्यों नहीं आए? तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी चीज़ एक उसने वो करी कि हाँ भाई आपके डोर स्टेप पे बंदा पहुंच जाएगा, गाड़ी लेके चला जाएगा, ठीक करा के वापस रख देगा। दूसरा कोई क्यों नहीं ट्राई कर रहा है? या गो मैकेनिक शायद जो जितना आया था उस समय पर, आज वो उतना स्केल करके नहीं बढ़ पा रहा है? वो क्या एक रीज़न है कहीं ना कहीं जो वो चीज़ बदल गई? वो भी एक बड़ा ब्रांड था, ट्रस्टेड ब्रांड था, बहुत अच्छी मार्केटिंग हुई, कहाँ लैग कर गया? या लैग नहीं भी करा तो क्यों नहीं वो चीज़ें इतनी अच्छी आज चल रही है जितनी चलनी चाहिए थी, जो प्लान था उनका? भाई गो मैकेनिक जो बिजनेस मॉडल है ना, ये वो है कि फ्रेंचाइजी मॉडल है ये। कि जैसे एक XYZ वर्कशॉप है, गो मैकेनिक से वो जुड़ेगी और काम सारा वो वर्कशॉप ही कर रही है, बस गो मैकेनिक उसको कस्टमर ला के दे रही है। अच्छा, गो मैकेनिक सिर्फ कस्टमर ला के दे रही है, मतलब लेबर उसका भी हब- उस वर्कशॉप की है ठीक है। और काम भी उस वर्कशॉप में हो रहा है। बस इतना है कि स्पेयर्स गो मैकेनिक से जा रहे हैं, और बट काम गो मैकेनिक के बंदे नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज है, मतलब क्या हो गया, गो मैकेनिक में वो वर्कशॉप आती है, गो मैकेनिक उस वर्कशॉप को ट्रेन कर देती है अपने अकॉर्डिंग, कि हमारी कुछ एक गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप काम करके दोगे कस्टमर को। बट इसमें दिक्कत क्या आ जाती है, जो कि और नए बिजनेस नहीं आ पा रहे हैं गो मैकेनिक के लेवल पे, या गो मैकेनिक जितने बड़े लेवल पे बिग स्केल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वो यही है कि एक वर्कशॉप आई, फ्रेंचाइजी दिया आपने, चलो गो मैकेनिक छोड़ो, किसी और XYZ कोई छोटी ब्रांड आई कि भाई हम भी ऐसे सर्विसिंग वाला काम करेंगे, हम भी वर्कशॉप अपनी फ्रेंचाइजी बेचेंगे, तो एक वर्कशॉप आई, उस ब्रांड के पास ऑनलाइन सर्च करके कुछ करके कस्टमर आया, उसकी गाड़ी चलेगी उस वर्कशॉप पे सर्विसिंग के लिए, मान लो एक रेगुलर जो सर्विस होती है उसके लिए चली गई, वहां पे गाड़ी गई, गाड़ी उस वर्कशॉप के किसी एक लेबर ने, मैकेनिक ने गलती से मार दी, अच्छा, किसी कोई पार्किंग में लगाते कहीं उसकी गाड़ी लग गई, कस्टमर पकड़ेगा उस ब्रांड को, वर्कशॉप को तो जानता ही नहीं, वो सीधा क्या करे, टक 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 करा, हेलो मैंने आपको गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी, मेरी गाड़ी यहाँ लग गई है, मुझे तो इसका पैसा चाहिए। लगी किसकी, फटी किसकी, ब्रांड की। वर्कशॉप को क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज है भाई, तो इसमें आप कभी भी कस्टमर को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। मान लो सर्विसिंग तो चलो छोड़ ही दो, वॉशिंग की बात कर लो भाई, वॉशिंग ना बहुत ही, मैं मानता हूँ बहुत सब्जेक्टिव चीज है, कि आपके लिए वॉशिंग अलग है, मान लो मैं इस चीज वॉशिंग में मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि इतनी थोड़ी बहुत मिट्टी है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, चल जाती। आपको चाहिए कि भाई ये बिल्कुल साफ चाहिए मेरे को, तो ये बहुत चीजें आती हैं भाई, कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करोगे आप, तो ये थोड़ा सा है इस मार्केट में ड्रॉबैक, की फ्रेंचाइजी मॉडल बड़ा ही मुश्किल है इसको संभालना और लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना इसको। और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं भाई? फ्यूचर प्लान्स तो देखो ये है कि अभी एनहांस सीरीज है अपना एक, और उस भी और काम चल रहा है, और प्लस लोग मेरे को बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि भाई ट्रैवल वीडियोस नहीं बना रहे हो अब, तो ट्रैवल वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्दी, अच्छी अच्छी जगह ट्रिप्स प्लान हो रही हैं, और ऑटोफिट टीवी पे नया कंटेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम पे कुछ एक नई 1-2 सीरीज लेके आ रहे हैं हम, तो मतलब लोग अब खाली नहीं बैठेंगे, उनको अपने हर जगह ऑटोफिट टीवी दिखने वाला है, और अच्छा अच्छा नया कंटेंट, ये नहीं कि सिर्फ जो चल रहा है, वो काफी नई नई चीजें आ रही है, और काफी ब्रांड्स के साथ अच्छा अच्छा काम भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। शादी का नहीं सोचा कि करके मोनेटाइज कर दो इसको? नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, लोग मोनेटाइज कर रहे हैं इस वाली चीज़ को। नहीं नहीं भाई, अभी शादी वादी कोई नहीं, दूर दूर, बाकी कोई अगर ऐसे अच्छी इंटरेस्टेड डीएम सुंदर अच्छी अच्छी लड़कियां दिख रही हैं तो सब्सक्राइब कर लें वो भी, और अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा उनको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक ऐसे किसी को नहीं बताया था, ये जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, कि शायद जो एनहांस सीरीज का ऑफलाइन स्टोर आने वाला है, ये एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ मैं आपके पॉडकास्ट पे, अभी तक किसी को नहीं पता है। बिल्कुल भाई, इंतजार रहेगा, एंड बेस्ट ऑफ लक अगर ये चीज़ आती है, बहुत जल्दी आनी चाहिए, कुछ एक नया चाहिए यार, कुछ अच्छा चाहिए, ट्रस्टेड चाहिए, जो इस मार्केट में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है अभी, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा भाई आपको, शो पे आप आए, इतना सब हमें सीखने को मिला, समझने को मिला। बिल्कुल, दोबारा देखेंगे जरूर, आपसे मिलेंगे, किसी और नए टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई। और भाई आपसे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला, जो भी अपना इस इंडस्ट्री में जो हमारा कंटेंट क्रिएशन था, यूजीसी था, वो भी था, जो भी हमने काफी सारी बैठ के बात करी, तो काफी बढ़िया लगा, मजा आ गया, और पता नहीं चला इतना टाइम कहाँ निकल गया।
सो अगर आपने ये पॉडकास्ट एंड तक देखा है तो ज़रूर आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी इस इंडस्ट्री को लेके। प्लस जो मेरा मेन मोटिव था इस पॉडकास्ट में रोमान भाई को बुलाने का, वो कहीं न कहीं ये था कि मैं किसी एक ऐसे बंदे को बुलाऊँ, जो इस इंडस्ट्री में रिसेंटली अच्छे कंटेंट बना के ग्रो हो रहे हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर बुलाया। प्लस जो भी हम लोगों ने बात करी इवन बिज़नेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, या जो बंदे इस कंटेंट क्रिएशन के फ़ील्ड में आना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल जर्नलिज़्म के फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें समझ के और सोच के चलना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी मेरा बहुत ध्यान था कि मैं उस चीज़ों के ऊपर बात करूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और बढ़िया पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें, फ्रेम बाय फ्रेम को।